राम मंदिर तामीर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में समाप्त करने की बात कही है, लेकिन मरकजी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही दिसंबर में राम मंदिर पर बिल ला सकती है। राम मंदिर पर बिल लाने के लिए बीजेपी अरकान पार्लियामान को ऐवान में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी कर दिया गया है। 11 दिसंबर से पार्लियामेंट सेशन का सरमाई इजलास शुरू हो रहा है। ये सरमाई सेशन मोदी हुकूमत का आखिरी सेशन होगा, जिसमें मौजूदा हुकूमत राम मंदिर पर बिल ला सकती है। यूपी की योगी हुकूमत ने इमदाद याफ्ता मदारिस की तालीम अरबी और उर्दू के साथ साथ हिंदी में भी कराने का फैसला कर लिया है। योगी हुकूमत ने इस बार दीनी मदारिस के इम्तिहानात उर्दू के साथ साथ हिंदी में भी कराए जाने का हुक्म दिया। इस साल जो इम्तिहान फॉर्म जारी किए गए हैं उनमें उर्दू की बजाय हिंदी को पहले नंबर पर रखा गया है। दीनी मदारिस में हुकूमत के इस ताजा फैसले से सख्त बेचैनी देखी जा रही है। यूपी हुकूमत के मदरसा तालीमी बोर्ड ने इस साल के इम्तिहान फॉर्म जारी कर दिए हैं। इस बार के इम्तिहान फॉर्म में हिंदी को पहले नंबर पर रखा गया है, यानी इम्तिहान का पर्चा हल करने में हिंदी को तरजीह देने का इशारा साफ है। इम्तिहान फॉर्म में उर्दू और अंग्रेजी को भी बतौर ऑप्शन दिया गया है। रियासती हुकूमत के इस फैसले से दीनी मदारिस के जिम्मेदारान सख्त बेचैन हैं। इम्तिहान में इस बार उन्होंने 3 ऑप्शन दिए हैं इम्तिहान के, उर्दू मीडियम, हिंदी मीडियम, अंग्रेज़ी मीडियम। अब बताएं, मदरसों का ख़ास पहचान ही उर्दू मीडियम है और उसके साथ अरबी, फ़ारसी, हिंदी, अंग्रेज़ी ये सब पढ़ाई जाती हैं, लेकिन मेन है उर्दू मीडियम। अब उसको ही ख़त्म किया जा रहा है। यानी अब हिंदी में भी और इंग्लिश में भी? हाँ, ये जो इस बार के एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया है उसमें जो फार्म के भरने का फॉर्मेट आया है उसमें हिंदी मीडियम, उर्दू मीडियम, हिंदी मीडियम, अंग्रेजी मीडियम का ऑप्शन दिया गया है। अब बताएं। यूपी में योगी हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस पर कई तरह की सख्त शर्तें पहले ही आयद की जा चुकी हैं। दीनी मदारिस का कहना है कि उसूल कुरान, उसूल हदीस, उसूल फ़िक़्ह और तफसीर कुरान जैसे मज़ामीन के पर्चों का जवाब हिंदी में देना न सिर्फ नामुमकिन है बल्कि ये पूरे दीनी तालीमी निज़ाम को भी तबाह करने के मुतरादिफ होगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। महाराष्ट्र असेंबली का सरमाई इजलास आज से शुरू हो गया। सरमाई इजलास हंगामेदार होगा, ये तय है, क्योंकि मराठा रिजर्वेशन को काबीना ने मंजूरी दे दी है। लिहाजा मुस्लिम रिजर्वेशन का मुद्दा गरमाना लाजमी ही है। मुस्लिम रिजर्वेशन की मांग को लेकर अपोजिशन ने असेंबली के बाहर भी एहतजाज किया। जो मागासवर्ग आयोग है उस आयोग ने 3 सिफारिशें हमको अपने रिपोर्ट में दी, जिसमें पहली जो उन्होंने चीज़ कही है उसमें उन्होंने कहा है कि मराठा समाज ये एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड क्लास है, ऐसा उन्होंने उसको प्रमाणित किया है। उसको आरक्षण दिया जाना चाहिए, ये भी उसको उन्होंने प्रमाणित किया है। और साथ में उन्होंने कहा है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है और इसके आधार पर इन तीनों सिफारिशों को राज्य सरकार ने स्वीकारा है और अब इसके ऊपर आरक्षण की अगली कार्रवाई करने के लिए मंत्रिमंडल की एक सब कमेटी तैयार की गई है जो इसके ऊपर आगे की वैधानिक कार्रवाई करेगी। महाराष्ट्र में अपोजिशन जमातें एक ही प्लेटफॉर्म पर आ रही हैं। उन्हें रिजर्वेशन का मुद्दा साथ ला रहा है। असेंबली के सदर दरवाजे पर मुस्लिम, धनगर और लिंगायत समाज को भी मराठों की ही तर्ज पर रिजर्वेशन देने का मुतालबा किया जा रहा है। इनका इल्जाम है कि हुकूमत जानबूझकर मुसलमानों को नजरअंदाज कर रही है, जबकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी तालीम के शोबे में मुसलमानों को पसमानदा बताते हुए उन्हें रिजर्वेशन देने की बात कही थी। जब सरकार ये कहती है सबका साथ सबका विकास, तो कैसा होगा सबका साथ सबका विकास? जब आप मराठाओं को रिजर्वेशन दे सकते हो तो मुसलमानों को रिजर्वेशन क्यों नहीं? अरे जब आप कमेटी के रिकमेंडेशन पे रिजर्वेशन दे रहे हो ना मराठा को, हमको ऑब्जेक्शन नहीं है, आप मराठा को रिजर्वेशन दो, आप धनगर समाज को रिजर्वेशन दो,
मगर साथ ही साथ 3 कमेटी के रिपोर्ट भी है। रंगनाथ मिश्रा कमेटी का रिपोर्ट है, रहमान कमेटी का रिपोर्ट है, सच्चर कमेटी का रिपोर्ट है, जिसने साफ अल्फाजों में कहा है कि मुसलमान सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है, उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। जो पिछड़ेपन के लोग हैं जिनको हक नहीं मिल रहा है, उस आधार पर ये मांगा गया है और बहुत सारे स्टेट में इसी आधार पर रिजर्वेशन मिला हुआ है। तो सरकार बिल्कुल जानबूझ करके इसको निगलेक्ट कर रही है, मुसलमानों को दूध के मक्खी की तरह निकाल के फेंक रही है। हमारी कोशिश होगी, हम कोर्ट के जरिए अगर हमको मिला तो ठीक है, लेकिन हमें लगता नहीं कि ये गूंगी बहरी सरकार मुसलमानों को कहीं से देगी रिजर्वेशन। मराठा और मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। अगर ये सरकार हमको ये आरक्षण नहीं देती है, जो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड मुस्लिम है, हम आने वाले अधिवेशन के अंदर इस हाउस को चलने नहीं देंगे और हमारी मांग सभी मिल करके, फिर वो कांग्रेस, राष्ट्रवादी, समाजवादी और हमारे जितने लीडर हैं वो इसकी मांग करेंगे और ये मराठा के साथ में जो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड मुसलमान हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए। अबू आसिम आजमी ने वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस को एक मकतूब भी रवाना किया। अबू आसिम आजमी ने मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन देने का मुतालबा दोहराया और सरमाई इजलास में मुस्लिम रिजर्वेशन बिल पास करने का मुतालबा किया। ख्याल रहे कि रंगनाथ मिश्रा, महमूदुर रहमान और सच्चर कमेटी ने भी अपनी अपनी रिपोर्टों में मुसलमानों को समाजी, माशी और तालीमी शोबे में पिछड़ा हुआ बताया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। 2008 मालेगांव धमाका केस में कर्नल श्रीकांत को राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने ट्रायल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। साथ ही कहा है कि ये केस हाईकोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। बॉम्बे हाईकोर्ट इस मामले की समाअत 21 नवंबर को करेगा, इसलिए हम इस मामले में दखल नहीं देंगे। कर्नल पुरोहित ने स्पेशल कोर्ट के जरिए UAPA के तहत उनके खिलाफ समाअत के लिए प्रोसिक्यूशन मंजूरी के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट के रोक न लगाने को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। वाज़ेह है कि रवा साल 30 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने मुलजिम कर्नल पुरोहित और दीगर के खिलाफ निचली अदालत के जरिए इल्जाम तय करने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। ख्याल रहे कि कर्नल पुरोहित ने स्पेशल कोर्ट के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। भीमा कोरेगांव मामले में एक नया पहलू सामने आया है। इस मामले की जांच कर रही पुणे पुलिस कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह से भी पूछताछ कर सकती है। पुणे पुलिस के DCP सुहास का कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो दिग्विजय सिंह को जांच के लिए समन भी भेजा जा सकता है। उधर दिग्विजय सिंह ने मुबैना रवाबित की सख्ती से तरदीद की है, साथ ही ललकारा है कि उनके खिलाफ जो इल्जामात आयद किए गए हैं सरकार उसे साबित करके दिखाए। ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, क्रूशियल स्टेज पे है और ये स्टेज पे इन्वेस्टिगेशन के बारे में कुछ डिटेल्स जो है वो ऐसे इस तरीके से नहीं दिए जाते। खाली आपके लिए इतना ही बोल सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान में कुछ लेटर रिकवर हुए थे जो अभी हमने चार्जशीट किया है उसका भी पार्ट है और उसमें से उस लेटर में काफ़ी सारे मोबाइल नंबर्स और कुछ रेफरेंसेस है जो मिले हैं, जिसके बारे में मतलब हमारे इन्वेस्टिगेशन का वो भी एक दायरा है जिसकी जांच चल रही है और जांच में से जो नंबर्स के बारे में आगे चल के कुछ लिंक्स और या फिर इन्वॉल्वमेंट अगर मिलता है तो इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से जो ज़रूरी कदम है वो आगे उठाए जाएंगे। एनसीपी और कांग्रेस ने भीमा कोरेगांव मामले की जांच पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। एनसीपी और कांग्रेस के मुताबिक महाराष्ट्र की बीजेपी हुकूमत इंतखाबात को मुतासिर करने के लिए प्रोपेगेंडा कर रही है और इसी मामले में दिग्विजय सिंह का नाम घसीटा जाना भी प्रोपेगेंडे का ही हिस्सा है। महाराष्ट्र सरकार के इशारे पर सारे फर्जीवाड़े रच रही है। भीमा कोरेगांव के जो मुख्य आरोपी हैं उन्हें बचाने का प्रयास हुआ, अर्बन नक्सल की थ्योरी आगे लाई गई, पहले प्रधानमंत्री की जान को खतरे का मामला आगे लाया गया और दिग्विजय जी को जोड़ा जा रहा है। पूरी तरह से बीजेपी का फर्जीवाड़ा पुणे पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है। चुनाव को प्रभावित करने के लिए इस तरह की चीजें पुणे पुलिस कर रही है। निश्चित तौर पर हम कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश चुनाव में मदद करने के लिए पुणे पुलिस काम कर रही है, ऐसा हमारा आरोप है। एक तरफ जब सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है और पुणे पुलिस की खिंचाई भी की कि भीमा कोरेगांव की जो इन्वेस्टिगेशन के बारे में आप ध्यान देने के बजाय बार बार मीडिया के पास क्यों जाते हो, और ये होने के बाद पुणे पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन अभी फिर से वही चेष्टा की जा रही है पुणे पुलिस की तरफ से।
बीजेपी ने अपना वाहिद मुस्लिम उम्मीदवार नवाबों के शहर टोंक से उतारा है। यूनुस खान को मौजूदा रुकने असेंबली अजीत मेहता का टिकट काटकर टोंक के चुनावी दंगल में उतारा गया। यूनुस खान का मुकाबला कांग्रेस के रियासती सदर सचिन पायलट से है। टोंक में अकलियतों का वोट फैसला कुन हैसियत रखता है और दोनों ने ही अपनी अपनी जीत का दावा किया है। भोपाल में न्यूज 18 का मेगा शो एजेंडा जारी है। इस मेगा शो में अमित शाह, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और दीगर सरकर्दा लीडरों ने शिरकत की। बीजेपी सदर अमित शाह ने अमीश देवगन से बातचीत करते हुए 5 रियासतों के असेंबली इंतखाबात में जीत का दावा किया। का सफर और 2014 से जो जर्नी शुरू होती है खासतौर और एक आप लोगों ने दिल्ली के मुस्लिम अक्सरियती आबादी वाले इलाके ओखला में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। 1982 से ओखला के अबू फजल इनक्लेव में रहने वाले मंसूर आगा ने यह दावा किया है। इस मामले में दिल्ली अक़लियती कमीशन में 2 शिकायतें भी दर्ज करवाई गई हैं, जिसके बाद दिल्ली अक़लियती कमीशन के चेयरमैन ने दिल्ली इलेक्शन कमिश्नर को नोटिस रवाना करते हुए तफसीली रिपोर्ट तलब की है। वहीं आम आदमी पार्टी ने 15 लाख से ज्यादा अफराद का नाम वोटर लिस्ट से काटे जाने का इल्जाम लगाया है। आपने भी इलेक्शन कमीशन को इस जिम्मे में एक खत रवाना किया है। अब जो मैंने इसको डाउनलोड किया तो पता चला, नंबर 1, इसमें मकान नंबर नहीं है। इसमें वोटर के साथ में वोटर के फादर या हस्बैंड का नाम नहीं है। तो ये अच्छा, तीसरी बात ये कि हमारे फोटो सबके वहाँ वोटर लिस्ट में मौजूद हैं, जिसके बेस पे ये बना है। इसमें फोटो भी नहीं लगाया कि आदमी उससे शिनाख्त कर ले। और ये बात कोई नई नहीं है, लेकिन अब ज़रा भोंडे तरीके से हो रही है। पहले ज़रा लगी लिपटी हुआ, ढकी छुपी हुआ करती थी, या छोटे पैमाने पर होती थी। अब बड़े पैमाने के ऊपर मोहल्ले के मोहल्ले गायब हो गए। राष्ट्र वगैरह से भी इससे खबरें आई, खुद दिल्ली में ये खबरें चलना शुरू हो गई और कुछ एक सियासी पार्टी ने भी इस मसले को उठाया। कोई कहता है 2 लाख दिल्ली में काट दिए गए, कोई कहता है 7 लाख, कोई कहता है 10 लाख। इस तरह की चीज़ें चल रही, लेकिन हकीकत है वो हमारे यहाँ भी 2 शिकायतें इस तरह की आ चुकी हैं कि मेरा नाम जो है काट दिया गया, जबकि मैं यहाँ ज़माने से रहता हूँ मैं। तो ये सब चीज़ें देख करके हमने जो है दिल्ली के इलेक्शन कमिश्नर को ये नोटिस भेजा हुआ है कि आप बताएं कि किस बुनियाद पर ये नाम काटे जा रहे हैं, किसके ऑर्डर पर नाम काटे जा रहे हैं। अगर ऑर्डर है तो उसकी कॉपी भेजिए और उन सारे नामों की एक लिस्ट भेजिए जो कि नाम काटे गए हैं। हज कमेटी ने हज दरख्वास्त फॉर्म में इजाफे के ताल्लुक से खुसूसी मुहिम चलाने की हिदायत दी है। रियासती हज कमेटी के चेयरमैन रिजवान खान ने दरख्वास्त जमा करने की तारीख में 25 दिनों की तौसीक करने के लिए मरकजी हज कमेटी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पंचायत सतह पर सफर हज के ख्वाहिशमंद लोगों तक इस खबर को पहुंचाने के लिए हज कोऑर्डिनेटर को हिदायत दे दी गई है कि 25 दिन का जो मोहलत मिला है हम लोगों को, उसके लिए हम लोग हज कमेटी ऑफ इंडिया के बेहद शुक्रगुजार हैं। और इसको हम कैसे हाजियों जो हज यात्री है उसकी तादाद बढ़ाएं, इस दिशा में हम लोगों ने सोचा और डिसीजन लिया है। और जो भी जिला के हज कोऑर्डिनेटर हैं उनको सख्त हिदायत दी गई है कि ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत स्तर पर राब्ता कायम करें। जो ख्वाहिशमंद लोग हों उन तक राब्ता कायम किया जाए और राब्ता कायम करके तादाद बढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक मरतबा फिर तनाज़े में घिर गई है। यूनिवर्सिटी के ड्रामा क्लब के जरिए होने जा रहे असगर वजाहत के ड्रामे के पोस्टर पर यह तनाज़ा खड़ा हो गया। मज़कूरा प्रोग्राम के पोस्टर में हिंदुस्तान का मुकम्मल नक्शा नहीं लगाया गया और इसी पर हिंदू तंजीमों ने सख्त एतराज जताते हुए शिकायत दर्ज करवाई और इसके बाद यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने फौरी प्रोग्राम को मुलतवी करते हुए जिम्मेदारान को वजह बताओ नोटिस जारी कर दिया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ड्रामा क्लब के जरिए गुज़िश्ता रोज मारूफ ड्रामा निगार असगर वजाहत के ड्रामे को पेश किया जाना था। एएमयू इंतजामिया ने फौरी पोस्टर को हटाते हुए ड्रामा क्लब की सदर डॉक्टर विभा शर्मा और एक दीगर मुलाजिम को वजह बताओ नोटिस जारी कर दिया। वहीं अक़लियती इदारों की निगरानी समिति के रुकन ठाकुर मानवेंद्र ने इस पूरे मामले से हुकूमत को वाकिफ करवाने की बात कही। एएमयू में जिस तरह से होर्डिंग लगे हुए थे, उस मामले में किस तरह की कार्रवाई की गई और किसके खिलाफ कार्रवाई की गई है? हाँ, यूनिवर्सिटी में एक ड्रामा होने वाला था
अकबर वजाहत का जो प्ले था उसका मंचन होने वाला था। तो उस सिलसिले में जो पोस्टर बनाया गया, जब उसका जो नक्शा उसमें जो भारत का दिखाया तो त्रुटिपूर्ण था। तो यूनिवर्सिटी के जैसे संज्ञान में आया तो हम लोगों ने उसको फ़ौरन हटवा दिया गया और उसमें न सिर्फ हटवाया गया बल्कि प्ले को भी जो है कैंसिल किया गया। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ने जो ड्रामा क्लब की अध्यक्ष हैं डॉक्टर विभा शर्मा और यूनिवर्सिटी कल्चर सेंटर के एक एम्प्लॉई हैं अब्दुल मन्नान, इन दोनों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। हमने तुरंत वहाँ के प्रॉक्टर को, एएमयू के प्रॉक्टर को, मोहसिन साहब को हमने बात की। हमने एडीएम सिटी को कहा कि ये इस प्रकार की गतिविधि जो यूनिवर्सिटी में होने जा रही है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। वह जो नक्शा भारत का बनाकर दिखाया गया है उसमें पूरा पूर्वोत्तर हमारा अरुणाचल प्रदेश से लेकर सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, यह सारा क्षेत्र चीन में दर्शाया जा रहा है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के नए वाइस चांसलर की तकर्रुरी का अमल जारी है। मरकजी वजारत फरोग़ इंसानी वसाइल की सर्च कमेटी ने 13 नाम शॉर्टलिस्ट किए हैं। 28 नवंबर को सर्च कमेटी की अहम मीटिंग होना है जिसमें वाइस चांसलर के लिए नाम तय किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट किए गए अफराद में 3 खवातीन भी शामिल हैं। फहरिस्त में 6 नाम ऐसे हैं जिनका ताल्लुक जामिया से है। जामिया से जुड़े लोग नए वाइस चांसलर से मुस्लिम तलबा की तालीमी तरक्की के लिए काम करने की उम्मीद रखते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके लिए जो वाइस चांसलर चाहिए वो बहुत ही विजनरी हो और इन सब चीज़ों को और कदरों को समझने वाला हो कि जामिया को वो इस तरह लेके चले कि जामिया की पुरानी कदरें भी बाकी रहें, जामिया का मकाम भी हासिल जो है वो और आगे बढ़े, जामिया की तलबा और तरक्की करें और जामिया के जो ओल्ड बॉयज हैं उनसे किस तरह वो जामिया के लिए कंट्रीब्यूशन ले सकता है वो ये भी करे। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के वीसी के नाम पर इसलिए लोगों की निगाहें लगी हैं क्योंकि अक़लियती किरदार का मामला अदालत में चल रहा है। आने वाला वीसी इस मामले में क्या मौक़िफ़ लेगा, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। क्या वो अक़लियती किरदार की हिफाजत के लिए काम करेगा या फिर वो अदालत में अपना मौक़िफ़ तब्दील कर देगा। कैमरान पलाद के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी के जश्न की तैयारियां जारी हैं। दिल्ली के बाड़ा हिंदुराव इलाके से मिलादुन्नबी का बड़ा जुलूस बरामद होता है। इस इलाके में ईद मिलादुन्नबी के जुलूस के साथ निकाली जाने वाली झांकियां भी बनाई जा रही हैं। हमारे दिल्ली नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने तैयारियों के मुताल्लिक जुलूस कमेटी के लोगों से खास बातचीत की। पूरे मुल्क की तरह दिल्ली में भी ईद मिलादुन्नबी की तैयारियां जारी। हम आपको दिखाना चाहेंगे, हम बाड़ा हिंदुराव के इलाके में हैं। ये पूरा वो इलाका है जहां से वो मरकजी जुलूस बरामद होता है, जुलूस निकलता है। 21 तारीख को ये जुलूस निकलेगा, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे इस इलाके में किस तरह से ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद की बात हो या फिर झंडों की बात हो या फिर सजावट की बात हो, वो सारी सजावट आपको यहाँ देखने को मिलेगी। यहाँ पर वो प्रोग्राम होता है जिसमें सियासी लोग भी शिरकत करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं, जमा हो गए हैं, लेकिन हमारे साथ जो मरकज़ी कमेटी है ईद मिलादुन्नबी की, उसके सदर हमारे साथ हैं। कितने सालों से ये मनाया जा रहा है और किस तरीके से आप लोग मनाते हैं, क्या पैगाम होता है? आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जुलूस के बानी नवाब मोहम्मद तकी थे जिन्होंने तकरीबन 40 साल पहले इसकी शुरुआत की है। अभी किस कदर तैयारियां हो चुकी हैं और कितनी तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं? अभी आपने देखा होगा कि पूरे बैनर वगैरह और जुलूस का जितना भी होल्डिंग वगैरह है वो सब तैयारी में है। हमारे साथ इस पूरे जो जुलूस बरामद होता है, जुलूस होता है, कन्वीनर शमीम साहब हैं। शमीम साहब, तैयारियां मुकम्मल हो गई, इस बार किस किस को बुलाया गया है और क्या कुछ रहता है ख़ास यहाँ पर? इस बार हमने केजरीवाल साहब को भी इन्वाइट किया है और कपिल सिब्बल साहब है, हारून यूसुफ साहब हैं, राजेश जैन हैं और इमरान हुसैन हैं और MLA सोमदत्त हैं। अच्छा, यहाँ पर जो ये जुलूस निकलता है ये कहाँ से निकलता है, कहाँ तक जाता है? ये बाड़ा हिंदुराव से चौक से शुरू होकर 12 टोटी, पहाड़ी धीरज, 12 टोटी, सदर बाजार, कुतुब रोड से फतेहपुरी से कटरा बड़ियान से लालकुआं से हौस खादी होते हुए पूरी दिल्ली की जो पुरानी दिल्ली है वहाँ पर ये पूरा जामा मस्जिद जाके इख्तिताम पजीर होता है, उसमें दुआ सलाम होकर और इसको इख्तिताम पजीर कर देते हैं। शुक्रिया।
तो आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो ये सबसे बड़ा जुलूस होता है पूरी दिल्ली में। और देखा जाए यही जुलूस जो है पुरानी दिल्ली के सारे इलाकों से होता है, जामा मस्जिद पर जाकर खत्म होता है। कैमरामैन गौरव सक्सेना के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी अब अयोध्या के तारीखी तनाज़े के पस मबनी फिल्म बनाएंगे। वसीम रिजवी इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं और राइटर भी। आज लखनऊ में वसीम रिजवी ने राम जन्मभूमि के नाम से बनने वाली इस मुजव्विज़ा फिल्म का पोस्टर लॉन्च किया। पेश है लखनऊ से तारिक कमर की ये रिपोर्ट। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने आज एक और नया शोशा छोड़ते हुए ऐलान किया कि वो राम जन्मभूमि के नाम से अयोध्या तनाज़े पर एक फिल्म बनाएंगे। गौरतलब है कि इससे पहले भी वसीम रिजवी मंदिर बनाने के लिए जी जान से कोशिश करते रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें शिया और सुन्नी उलमा की जानिब से समाज से भी निकाला गया और उनको इस्लाम तक से खारिज कर दिया गया। वसीम रिजवी ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस फिल्म के मकसद को वाज़ेह किया। राम मंदिर बन रहा है नहीं बन रहा उससे कोई मतलब नहीं है। इस फिल्म से ताल्लुक ये है जो लोग साजिश कर रहे हैं उनका पर्दाफाश हो। इसका मतलब ये है कि आप लोग सारे मुसलमान हो और हिंदू हो जो भी हो वो जान जाएं कि देखो मुसलमान जो है, हम हमेशा से ये बात कहते हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान ये झगड़ा लड़ना नहीं चाहता। इस फिल्म को वसीम रिजवी ने खुद ही लिखा है और वही इसके प्रोड्यूसर भी हैं। इस पेशरफ्त पर समाज के कई जिम्मेदार लोगों ने तो ये कहते हुए रद्द-ए-अमल तक नहीं दिया कि वसीम रिजवी हुकूमत के हाथों में खेलने वाली एक ऐसी कठपुतली का नाम है जिसे इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। वसीम रिजवी को अपनी बदउनवानियों पर पर्दा डालने और जेल जाने से बचने के लिए फिरकापरस्त और मुतासिब लोगों के हाथों में खेलना पड़ रहा है। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने मौलाना कल्बे जवाद साहब ने भी ये कहा है कि जो है वक्फ बोर्ड में बहुत धांधलेबाजी हुई है, सीबीआई की जांच की मांग हो रही है। इन सब से बचने के लिए अपनी जो है कुकर्म जो किए हैं उसको बचाने के लिए जो है इस तरीके की बातें हो रही हैं। किस हैसियत से बात करते हैं हमें ये समझ में नहीं आता है। अगर मुसलमानों का रहबरी करना होता तो मंदिर मस्जिद की बात को नहीं कर करके 341 पर, एक साधारण काम था कि 341 पर ऑर्डिनेंस ला कर दिखला दें वो अपने आका से कह करके तो आदमी मान लेगा, लेकिन उनको तो समाज से खारिज कर देना चाहिए। वो इस्लाम के दायरे ही से बाहर है। वाज़ेह है कि शिया उलमा वसीम रिजवी को शियत से खारिज कर चुके हैं और दीगर मकातिब और मसालिक के लोगों ने भी उन्हें इस्लाम से खारिज कर दिया है, लेकिन वसीम रिजवी के अपने नजरियात हैं, अपने ख्यालात हैं। मुसलमानों में गम गुस्से की लहर शदीद होती जा रही है। लोगों का मानना है कि वो ऐसा माहौल फराहम कर रहे हैं जो हिंदुस्तान की जमहूरियत के लिए भी ख़तरनाक है और उन तमाम अमन पसंद लोगों के लिए भी ख़तरनाक है जो हिंदुस्तान को अमन का गहवारा देखना चाहते हैं। कैमरामैन सरबजीत के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक कमर, लखनऊ। नाज़रीन, पेश है आज का बेसाख्ता। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब। हमारी आंख है क्यों नम, कोई पता तो करे। हमारी आंख है क्यों नम, कोई पता तो करे। दिए हैं किसने हमें गम, कोई पता तो करे। वो कौन है जिसे इंसानियत से नफरत है, वो कौन है जिसे इंसानियत से नफरत है। कहां से आते हैं ये बम, कोई पता तो करे। कहां से आते हैं ये बम, कोई पता तो करे। वो कौन है जिसे इंसानियत से नफरत